हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान का क्वेश्चन बैंक हम आपको बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे प्रश्न फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बैंक आपको पढ़ना काफी जरूरी है, इसीलिए हम आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में जो 2014 में विज्ञान का पेपर हुआ था, इसमें 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, उसे बताएंगे। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसका पीडीएफ जैसे ही क्लास खत्म होगा वैसे ही हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा, तो वहां से इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके इसका रिवीजन करते रहिएगा। और हमारे वेबसाइट पे विज्ञान का अभी ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, जिसका अंतिम समय 8:30 बजे तक है, तो 8:30 बजे से पहले आप लोग टेस्ट जरूर दे लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। ए ऑप्शन है इस्पात का, बी ऑप्शन है पीतल का, सी ऑप्शन है नरम लोहा का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है, तो नरम लोहा का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अस्थाई चुंबक किसका बना होता है, तो इस्पात का बना होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह ए ऑप्शन है 220 वोल्ट पर दिष्ट धारा, बी ऑप्शन है यहाँ पे 12 वोल्ट पर दिष्ट धारा, सी ऑप्शन है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, डी ऑप्शन है 12 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है तो 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो प्रत्यावर्ती धारा होता है इसका मान बदलते रहता है समय के अनुसार, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। ए ऑप्शन है कार्निया, बी ऑप्शन है रेटिना, सी ऑप्शन है पुतली, डी ऑप्शन है आइरिस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है या बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि एक स्वस्थ आंख की दूरबिंदु कितनी होती है। ए ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 250 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक स्वस्थ आंख की दूरबिंदु कितनी होती है, तो दूरबिंदु अनंत होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या होता है। ए ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, बी ऑप्शन है चंद्रमा, सी ऑप्शन है सूर्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म ईंधन किससे बनता है, तो जीव जंतुओं पेड़ पौधों से बनता है, तो इसमें तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सही आंसर होगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 2014 में विज्ञान से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, उसे हम पढ़ा रहे हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ए ऑप्शन है फैराडे ने, बी ऑप्शन है मैक्सवेल ने, सी ऑप्शन है एम्पियर ने, डी ऑप्शन है इनमें से सभी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने की थी, तो माइकल फैराडे ने किया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उन नेत्र में होता है। ए ऑप्शन है दूरदृष्टि दोष,
बी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उन नेत्र में होता है तो दूरदृष्टि दोष होता है। ये थोड़ा सा उल्टा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि समीकरण, यहाँ पे जो ये समीकरण दिया है बोल रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इसमें एक पदार्थ यहाँ पे अभिक्रिया कर कर दो नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है, यानी एक पदार्थ टूटकर दो अलग अलग पदार्थ बना रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगा, तो ये वियोजन अभिक्रिया होगा। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ए ऑप्शन है ऊष्माशोषी, बी ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी, सी ऑप्शन है उभयगामी, डी ऑप्शन है प्रतिस्थापन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है। और ये प्रश्न सेंटर परीक्षा में पूछा गया था। ए ऑप्शन है चूना पत्थर, बी ऑप्शन है खड़िया, सी ऑप्शन है संगमरमर, डी ऑप्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसमें से विजातीय यौगिक है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से लेके 14 के बीच में होता है। तो यहाँ पे 2 अम्लीय होगा, 7 उदासीन होगा, 6 अम्लीय होगा, लेकिन जो 13 होगा ये क्षारीय होगा। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ए ऑप्शन है ब्रोमीन, बी ऑप्शन है पारा, सी ऑप्शन है तांबा, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो ब्रोमीन होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो पारा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है सोल्डर, बी ऑप्शन है स्टील, सी ऑप्शन है गन मेटल, डी ऑप्शन है उपधातु। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सोल्डर कहते हैं। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है कोई आबंध नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो 2 आबंध पाए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। ए ऑप्शन है हरे पेड़ पौधे को, बी ऑप्शन है नीलहरित शैवाल को, सी ऑप्शन है जंगली जानवर को, डी ऑप्शन है फूल और पत्ते को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो जंगली जानवर को रखेंगे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे हरे पेड़ पौधे, नीलहरित शैवाल, फूल पत्ते ये सभी उत्पादक हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। ए ऑप्शन है स्वपोषी, बी ऑप्शन है मृतजीवी, सी ऑप्शन है समभोजी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो मृतजीवी होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न
प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ए ऑप्शन है अमीबा में, बी ऑप्शन है ईस्ट में, सी ऑप्शन है मलेरिया में, डी ऑप्शन है पैरामीशियम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो ईस्ट में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हाइड्रा में भी होता है, इसे आपको याद रखना है। और अमीबा में द्विखंडन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली है। ए ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी ऑप्शन है न्यूरॉन, सी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? ए ऑप्शन है पत्तियों के द्वारा, बी ऑप्शन है तने के द्वारा, सी ऑप्शन है फूलों के द्वारा, डी ऑप्शन है बीज द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ए ऑप्शन है सूखे घास पत्ते, बी ऑप्शन है पॉलीथीन, सी ऑप्शन है रबर, डी ऑप्शन है प्लास्टिक की बोतलें। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, यानी सड़ गल जाने वाला पदार्थ है। तो सूखे घास पत्ते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 2014 में विज्ञान से बीसी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, उसे हम बता चुके हैं। और इसका पीडीएफ अभी आप लोग जाइए मेरे वेबसाइट आस्क क्लास पे, आपको यहाँ पे गूगल क्रोम पे लिखना है आस्क क्लास जैसे लिखिएगा हमारा वेबसाइट आएगा, उसको क्लिक कीजिएगा और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको दिखेगा डाउनलोड पीडीएफ में जाइएगा तो यहाँ पे लिखा रहेगा विज्ञान क्वेश्चन बैंक 2014, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए आपके पास 8:30 बजे तक समय है, विज्ञान का टेस्ट चल रहा है, तो वहां से आप लोग जाके उसी वेबसाइट से आप लोगों को विज्ञान का आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। और आपको 20 में से 20 लाना है, तो आप लोग जल्दी जाइए टेस्ट दीजिए और इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।